नई हुई है रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सुहानी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। आप सभी को ईटी नाउ स्वदेश परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दीपावली के इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो। ये शो इसलिए खास है क्योंकि दीपावली जो नई शुरुआत होती है उसमें हमारा ये मानना है कि आपकी निवेश यात्रा में कुछ बातें बहुत आवश्यक हैं और ऐसे में हमें अनुभव का लाभ जरूर लेना चाहिए। जैसे दीपावली में हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से तमाम चीजें जानते हैं, महत्व समझते हैं, उसी तरह से आपकी निवेश यात्रा में आज एक बेहद खास चर्चा लेकर आए हैं। और यह चर्चा इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया, जिनसे जानेंगे हम निकुंज के निवेश के मंत्र। निकुंज सर, बहुत बहुत स्वागत। और अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि दीपावली एक खास मौका, नई शुरुआत का, कुछ पुरानी चीज़ों को रिविजिट करने का, आज का शो भी ऐसा ही रहने वाला है। हम आपके निवेश के मंत्र जानेंगे, कई टिप्स जानेंगे, मार्केट से जो सीख आपने ली है उसे समझने की कोशिश करेंगे और भारत के इस पूरे निवेश यात्रा को, इस पूरी इकॉनमी को समझने की कोशिश करेंगे। हमें सबसे पहले ये बताइए कि कारोबारियों के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, परिवारों के लिहाज से, आध्यात्म और इन तमाम रोशनी के लिहाज से दीपावली क्यों अहमियत रखती है? देखिए, हम जो भी शो में आज डिस्कस करेंगे ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं है, ये मेरी सीख है, मेरी समझ है, जो मैंने सीखा है मार्केट के गुरुओं से, और मार्केट के गुरुओं ने जो मुझे बताया है कि एक सक्सेसफुल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय के अंदर मात्र 4 या 5 अनुसार आप उसमें इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, मगर हर इंसान जो चाय बनाता अलग होता है। हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि बुनियादी चीज़ों को आप जब मिलाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किन निवेश मंत्रों को अडॉप्ट करके आप एक सक्सेसफुल निवेशक हो सकते हैं। क्योंकि ये जो निवेश मंत्र आज हम बात करने वाले हैं, ये निवेश मंत्र हमेशा पुरानी, जब से मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू हुई है वही लागू हैं। मगर आपने दिवाली पे सवाल रखा, तो अभी हम दिवाली के शोज़ कर रहे हैं और दिवाली के शोज़ में हम बीएसई के एमडी से मिले थे। अमीश त्रिपाठी साहब हमारे स्टूडियो शो करने आए थे। मैं कई सालों से इस बात पे लोगों से, एक्सपर्ट से समझ रहा हूँ भाई दिवाली की क्या इम्पोर्टेंस है। राम वनवास से आए, नया साल, लक्ष्मी पूजा, गणेश जी की स्तुति, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो दिवाली का जो वो महत्व है, एक नया साल होता है कारोबारियों के लिए, बिकॉज हम एक ज़माने में थे जहाँ पर इंडिया जो था एक प्रकार का अग्रेरियन इकॉनमी होता था। इस समय फसल कटती है और आप एक नया साल चालू करते हैं। दिवाली का जो मतलब ये भी होता है, इट इज़ विक्ट्री ऑफ गुड बैड इविल, गुड ओवर बैड। तो आप एक नए प्रकार का, जब आप वनवास से राम भगवान वापस आए थे तो एक प्रकार का पूर्ण जन्म हुआ था। इसको सेलिब्रेशन इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज आप एक स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है? स्पिरिट का डिफरेंस है। रिलीजन में आपने अच्छा स्पिरिट डाला तो स्पिरिचुअलिटी हो गई है। तो दिवाली का स्पिरिचुअल महत्व भी बहुत ज़्यादा है। अमावस अंधेरी रात होती है। जब आप दिवाली के दीप जलाते हैं तो आप अमावस के लिए एक नई बिगनिंग करते हैं। तो उसे हम नया साल बोल सकते हैं, हम उसको शुभ मुहूर्त बोल सकते हैं, हम उसको एक नई बिगनिंग्स बोल सकते हैं, हम उसको विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल बोल सकते हैं, या प्योर लक्ष्मी पूजा, या फिर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो भी है, एक सेलिब्रेशन का मूड और माहौल हो जाता है। और शायद यही कारण है कि दिवाली अब एक ऐसा आयोजन हो चुका है जिसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं शामिल होता है और हम हमेशा बोलते हैं हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, तो नई शुरुआत है। और नई शुरुआत, तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि नए निवेशक सबसे ज़्यादा जो हैं वो इस तरह के मार्केट को पहली बार अनुभव कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है उनके लिए ये एक्सपीरियंस भी नया है, प्लस इस मार्केट में आखिर क्या नज़रिया रखना चाहिए वो बहुत मायने रखता है। तो इस दिवाली सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपकी क्या होगी? क्या आप सलाह देंगे नए निवेशकों के? देखिए, कोविड के बाद अगर मार्केट को हम देखें तो कोविड के बाद मार्केट एक तरफ चला है। कोविड से पहले करीब 6 सवा 6 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अब 13-14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं।
कन्वीनियंस बोले, डिजिटल बोले, ईज़ ऑफ न्यू बिजनेस बोले, या एक्साइटमेंट इन इक्विटी मार्केट बोले। इक्विटी मार्केट के अंदर पिछले 3 या 4 कोविड के बाद हमने कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं देखने को देखी है। तो मैं नए निवेशकों को ये बोलूँगा कि इक्विटी एज अ मार्केट आपको समझना चाहिए इस मार्केट का पर्पस क्या है, शेयर बाज़ार है क्या, और शेयर बाज़ार की स्थापना क्यों करी गई। शेयर बाज़ार का पर्पस ये है कि वो कंपनीज जो बड़ा होना चाहती हैं वो ग्रोथ कैपिटल देती हैं। जो कंपनीज बड़ा होना चाहती है वो शेयर बाज़ार में जाकर के पैसा रेस करती हैं, जिसे हम IPO बोलते हैं, और उस कंपनी में आपको हिस्सेदारी देती हैं। वो कंपनीज बोलते हैं कि भाई हम ये बिज़नेस में हैं, ये बिज़नेस का ये भविष्य है, आप आइए हमारे साथ हिस्सेदार बनिए, हमारे भागीदार बनिए और हमारी ग्रोथ में हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। शेयर बाज़ार का सबसे बड़ा पर्पस यही है दैट इट वांट्स टू गिव ग्रोथ कैपिटल टू कंपनीज हु वांट टू ग्रो। सबसे पहले ये मूल मंत्र है शेयर बाज़ार का। शेयर बाज़ार कोई सट्टे का अड्डा नहीं है, कोई जुए की खदान नहीं है। शेयर बाज़ार को अगर आप एक इक्विटी को अगर आप एक एसेट क्लास के रूप से ट्रीट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास लीनियर नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना जी, ज़िंदगी में प्रशांत एक ही चीज़ एक तरफा चलती है। गैस करेंगे क्या है वह? उम्र। आप हर साल आपकी उम्र बढ़ जाती है, मगर इक्विटी मार्केट के अंदर दिल की धड़कन के जैसे ऊपर नीचे होता है। तो पिछले 3 साल से हमने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है, मगर गिरावट नहीं देखी है। तो मार्केट के अंदर आने वाले समय में आफ्टर द रीसेंट रन अप एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रखिए। इक्विटी मार्केट में जो पहले हुआ था आज हो रहा है और आने वाले समय में वही होगा, विच इज़ दैट इक्विटी मार्केट विल गिव रिटर्न्स विच आर स्लाइटली हायर देन द नॉमिनल GDP। हिंदुस्तान की GDP 7% के आसपास है, नॉमिनल GDP 11 से 12% है। तो इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न जो आएगा वह 14 से 15% आएगा। तो उसी एक्सपेक्टेशन से शेयर बाज़ार में है। तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी सब नए निवेशकों से कि अगर आपने पिछले 3 साल में अपना पैसा दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना करा है तो वह लक है, वो स्किल नहीं है। इस समय स्किल और लक में डिफ्रेंशिएट करिए। स्किल वही है कि इस समय अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम रखिए और इक्विटी एज एन एसेट क्लास जिसमें रिस्क होता है ऊपर नीचे जाने का, उसको एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल। एक जो बात आपने कही कि वाकई आप हमको थोड़ा सा आशावादी नज़रिए से देखना होगा, लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि शेयर बाजार में नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑप्टिमिज्म कितना ज़रूरी है ऐसे बाजार में, ख़ास तौर पे निवेशकों के लिहाज से? प्रशांत, मैंने जब अपना करियर चालू करा था सेंसेक्स 4000 था, उसके बाद 9/11 हुआ, 2008 हुआ, दुनिया में असैसिनेशंस हुए, अर्थक्वेक्स हुए, फ्लड्स हुए, 2008 का क्राइसिस हुआ, उसके बाद कोविड हमने देखा, हमने चेंज ऑफ गवर्नमेंट देखी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ग्लोबली भी हमने देखा कितने बड़े चेंजेस हुए हैं। मगर इन चिंताओं के बावजूद भी सेंसेक्स जब मैंने अपना करियर चालू करा था 2000 में 4000 था, 80,000 है। क्योंकि प्रोग्रेसिवली ह्यूमन सोसाइटी का जो आने वाला कल है वह आज से बेटर है और पिछले 10 साल से बहुत बेटर है। अगर आप 100 साल पहले की अगर हमारी जीवन काल देखें तो हैविंग कोल्ड वाटर वाज इम्पॉसिबल, फ्रिज नहीं होते थे। हैविंग हॉट वाटर वाज अ लग्जरी, तो आज ये नेसेसिटी है। बिल्कुल। सो लाइफस्टाइल बदल रही है, उन्नति हो रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, जब ऑयल ढूंढा गया था, उस समय वह एक प्रकार का 8वां अजूबा था। मगर आज एक तेल, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी है। तो यह एक हमने हमेशा देखा है कि जो साइकिल होती है मार्केट की, वह हमेशा आती है। मगर उस साइकिल के अंदर अगर आप इस उम्मीद से बैठे रहे कि आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा, एंड द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट, तो इक्विटी मार्केट के अंदर हमेशा निवेश करें। बिल्कुल, आपने जो बात कही, और चूंकि हम कुछ चीज़ें रीविजिट कर रहे हैं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, आप हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर हमेशा आपने वकालत की है और किस तरह से वो बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है, ख़ासतौर पे आपकी निवेश यात्रा में। ज़रा उस पर भी रोशनी डालें कि आखिर कितना अहम हो जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी निवेश यात्रा में। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ लोग, काफ़ी लोग जानते हैं, मगर बहुत कम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और शायद मैं उनमें से एक हूँ जिसने इसको बहुत लेट इम्प्लीमेंट करा है, और मैं बहुत ओपनली इस बात को एडमिट करता हूँ। हालांकि फाइनेंशियल जर्नलिज्म में मैं
2000 में आ गया था। उसके बाद जो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो प्रणाली को समझा मगर इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसमें मैं पीछे रह गया। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट इफ़ यू आस्क मी इज़ दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग वेरी अर्ली, बट आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट वेरी लेट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? अगर आप 25% पर 10 साल के लिए ग्रो करते हैं तो 10 साल में क्या हो जाएगा? 10 गुना। 25% पर अगर आप 20 साल के लिए ग्रो करते हैं तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 100 गुना। अगर आप 25% पर 30 साल के लिए ग्रो करते हैं, जो कि हुआ है, कई एग्जाम्पल्स हैं, कई उदाहरण हैं जिनकी हम कभी बात कर सकते हैं, आप हो जाएंगे 1000 गुना। तो यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग केवल फाइनेंस में नहीं है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैबिट्स में भी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बुरी आदतों में भी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर वो आपको रिवर्स में हिट करती है, वह है एडिक्शन। कोई भी जब चालू करता है तो एक सिगरेट से चालू करता है, जब से वो चेन स्मोकर होता है, वहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो आपके अगेंस्ट में जा रही है। बिल्कुल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप कोई गंदी आदत, कोई आप एडिक्शन है, तो आप छोटा चालू करके उसको बड़ा करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट में होता है, छोटा करके बड़ा हो सकता है। हमें लोग बोलते हैं भाई मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं तो भाई 40s में हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप अपनी उम्र नहीं बदल सकते, मगर आप आने वाले 40 से 60 साल में अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बिलीव करें तो आप देखिए कितना बड़ा वेल्थ इफेक्ट क्रिएट्स हो सकता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। बफेट साहब, जिनको सब जानते हैं, वह एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बड़े खिलाड़ी हैं। बफेट साहब का जो पोर्टफोलियो है आज वह करीब करीब $200 बिलियन के ऊपर है, मगर 85 to 90% of the total wealth Mr. Buffett has made has happened only after he turned 65, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उनको उस पर में बेनिफिट मिला। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट्स बट इन लाइफ, इन everything you do. Power of compounding can help you if you apply it rightly, but it can also destroy you if you do not use it to your advantage. जैसे मैंने आपको बताया, एक सिगरेट स्मोकिंग, आप एक सिगरेट से चालू करते हैं, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, अब डे 1 में 20 सिगरेट नहीं पियेंगे। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिवर्स में। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए यूज़ करें, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि आप इक्विटी में सक्सेसफुल रहेंगे। इक्विटी मार्केट के अंदर एक ब्रह्म वाक्य है जो ग्लोबली लोगों ने हमेशा बोला है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ यू टाइम द मार्केट। आज ऊपर है, कल नीचे है, जी मार्केट गिरने वाला है तो थोड़ा रुक जाते हैं, मार्केट बढ़ने वाला है तो ले लेते हैं, ये टाइमिंग होता है मार्केट का। मगर जो मार्केट में आप पैसा बनाते हैं वह बाय स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट करते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर सपोज कोई स्टॉक 30% ऊपर गया, अब वो 30% अगर ऊपर जाता तो मुझे पता नहीं ना कि 200 ट्रेडिंग डे या 160 ट्रेडिंग डे जो होते हैं उनमें से कौन से सबसे अच्छे दिन रहेंगे, कौन से सबसे खराब दिन रहेंगे। अगर मुझे पता है तो फिर ये शो देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सब जानते हैं। मगर आपको बने रहना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड बी एट प्ले, और अचानक कब उछाला जाए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। और चूंकि आपने वॉरेन बफेट की बात कही, तो बगैर भारत के बिग बुल आदरणीय राकेश झुनझुनवाला जी के बगैर ये बातचीत पूरी नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से आपके लिए तो दिवाली या कोई भी मौका बड़ा भावुक मौका होता होगा। इस पूरी निवेश यात्रा में आप इतने करीब से रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपने उनसे सीखी और जो आप हमारे निवेशकों और दर्शकों को तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, राकेश जी हिंदुस्तान के सबसे जाने माने और पॉपुलर इन्वेस्टर हैं, और मेरे हिसाब से वह आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करते रहेंगे। तो आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग हिम सेवरल टाइम्स बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, और मैंने उनको उनकी जो अप्रोच थी वह शायद बड़ी डिफरेंशिएटेड अप्रोच थी कि भाई आपकी समझ ही आपका पैसा बनाएगी, आपका कन्विक्शन ही डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार के रिटर्न आप बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट राकेश जी की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में था वह था ऑप्टिमिज्म। वो भारत में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका हमेशा मानना था कि आने वाला कल गए कल से अच्छा रहेगा। उनका हमेशा यह मानना था कि इंडिया के अंदर एफिशिएंसी वापस आ रही है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो चुके हैं। जो 1990s में हमने देखा, 80s में जो जापान में हुआ था, फिर उसके बाद यूएस में हुआ, फिर चाइना में, उनका मानना था हिंदुस्तान में होने वाला है। उनका यह मानना था कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास
की जो वाइब्रेंसी आ रही है, जिस प्रकार के आधुनिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटल रिफॉर्म, या फिर हम जैसे जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इंडिया के जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स थे वर्ल्ड क्लास थे, और यही शायद वह समझ पा रहे थे कि आने वाले कल के अंदर नीड क्या रहेगी। देखिए, शेयर बाज़ार के अंदर अगर आपको, हम कहते हैं कि नब्ज़ पकड़नी पड़ती है, आपको ये समझना चाहिए कि आने वाला कल आज के कल से अलग कैसे रहेगा। आपको ऐसा बिज़नेस आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि रेलेवेंट रहे, ऐसा बिज़नेस आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि और बड़ा हो सके, और ऐसा बिज़नेस आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो एक प्रमोटर एक अच्छी नीयत से चला रहा है, और शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर उसमें निवेश कर रहे हैं तो उनका वो इंटरेस्ट रख रहा है। तो राकेश जी ने वही करा, भले टाइटन हो या फिर करूर वैसा बैंक हो, भले लुपिन हो या फिर उनके स्टार हेल्थ जैसे पी इन्वेस्टर्स हो, हर चीज़ में एक बड़ा बुनियादी कारण था। इंडियंस वॉन्टेड टू बाय गोल्ड ज्वेलरी विच वॉज इंडोस्ड, वही टाइटन की स्टोरी तनिष्क की। स्टार हेल्थ ही बॉट वाई बिकॉज इंडिया में हेल्थ के पेनिट्रेशन लेवल्स इंश्योरेंस से काफ़ी कम थे। लुपिन ही बॉट बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज जेनेरिक स्ट्रक्चर इन इंडिया विच इन अ सेंस वॉज चेंजिंग। तो ऑप्टिमिज्म जहाँ रहता है, और जहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल जो आप फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, गुड बिजनेस, लॉन्जेटिविटी, रन बाय डिसेंट प्रमोटर्स एंड द रेलेवेंस एंड द नीड ऑफ द बिजनेस, तो आई थिंक यू विल हैव अ विनर ऑन योर हैंड। बहुत बेहतर बात। और चूंकि इस चर्चा में हम लगातार आम निवेशकों की भी बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि एक जो नैरेटिव लगातार स्ट्रांग होता हुआ नजर आया वो था डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ताकत का। मैं कहूँगा एसआईपी के जो सिपाही हैं, ये जो सेना है, जो हर गुजरते महीने के साथ हम आंकड़ों के जरिए कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगा रहे हैं, और इन सब के बीच में बार बार उस नैरेटिव को तोड़ने की भी कोशिश हुई, जिस मार्केट की नेगेटिविटी की मैं बात करता हूं, जो बार बार इस तरह का। फिर भी आप क्या मानते हैं, एसआईपी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये भारतीय बाजारों के लिए कितने बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं हाल फिलहाल? एक मैं रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूं कि अक्टूबर महीने के अंदर, अभी अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ है, एफआई की सेलिंग रिकॉर्ड रही है। 70 से 80 हज़ार करोड़ का नंबर है वो, और ये हाईएस्ट एवर है। और अब निफ्टी की बात अगर करें तो निफ्टी केवल 5-6% नीचे है। लास्ट टाइम हमने ऐसी सेलिंग देखी थी मार्च 2020 में, जब कोविड आया था, जब एफआई ने 50-55 हज़ार करोड़ की सेलिंग करी थी, जब मार्केट 25 से 30% नीचे गया था। उस समय डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं था, क्वांटम ऑफ सेलिंग उतनी थी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस समय नहीं होते और केवल एफआई बेच रहे होते तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आ चुकी होती। देखिए, 2000 से 2010 में जो भारत में बड़ा निवेश करा था वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करा था। उस समय इंडियंस दो स्कैम्स एक बड़े झटके से निकल रहे थे, जो था टीएमटी बुल रन, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक केतन पारेख का बड़ा स्कैम हुआ था। तो इंडियन इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ फेथ इन मार्केट्स, स्कैम्स हुए थे। हर्षद मेहता का 90s में हुआ, केतन पारेख का 2000 में हुआ। तो इंडियन इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट्स। मगर उस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स केम टू इंडिया, और उन्होंने काफ़ी निवेश करा। HDFC बैंक में निवेश करा, इन्फोसिस में निवेश करा, HUL में निवेश करा। तो 2000 से 2010 का जो मार्केट था वह एफआई डोमिनेटेड मार्केट था, वेयर एफआईज मेड मनी। 2008 से 2015 या 2010 से 2020 का मार्केट करें वो HNI डोमिनेटेड था, जहाँ पर राकेश जी, निमेश शाह, रमेश दमानी, बड़े बड़े पर्सनल पोर्टफोलियो जिनके थे उनके बड़े हुए प्रमोटर्स ने निवेश करा। जिन प्रमोटर्स को लगा कि भारत में उन्नति हो सकी, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट करी। डीमार्ट की स्थापना में, इंडिगो की स्थापना में, पेटीएम की स्थापना में। 2000 से 2010 में हमने देखा इंडियन प्रमोटर्स केम आउट ऑफ अ शैडो, बड़ा अडानी ग्रुप क्रिएट हुआ। हमने देखा कि रिलायंस ने कितनी बड़ी जियो को लेकर के छलांग लगाई। तो प्रमोटर्स ने और HNI इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अपनी पर्सनल कैपिटल डाली, कि इसे इंटेलिजेंट कैपिटल हम बोलते हैं, जो आगे देख सकते हैं। 2010 के बाद जो मार्केट आया वो एक आम निवेशक का मार्केट है, जिसके अंदर एवरेज इंडियन हैज़ मेड मनी। इंडिया के अंदर इस समय एक कमाल और धमाल दोनों हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एवरेज वेल्थ है निवेशकों की, वह इस समय एफआई से ज़्यादा है। करीब करीब प्रमोटर प्लस इंडिया मार्केट जो है अभी करीब $4 ट्रिलियन का है। वो $4 ट्रिलियन के अंदर 50% प्रमोटर्स के पास है, 20% एफआई, 20% डोमेस्टिक के पास है। 50 और 20 कितना हुआ जी? 70-75 मार्केट, 70 से 75% मार्केट इस समय आप देखिए बुल रन में, जिसके अंदर पिछले 3 साल के अंदर $2 ट्रिलियन का इजाफा आया है। इस प्रकार की वेल्थ क्रिएट हुई है। दूसरा, रियल एस्टेट, कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई। अब किसी भी भारत के पास, किसी भी भारत में हो, कहीं भी हो, वेल्थ में इजाफा रियल एस्टेट में हुआ है 50 से लेकर के 500% तक। और तीसरा, गोल्ड। आपको ऑफिशियल डेटा तो है नहीं,
मगर क्या कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब $2 ट्रिलियन का गोल्ड है। तो स्टॉक मार्केट है 4, रियल एस्टेट है 10, गोल्ड है 2, कितना हुआ जी? 14-15 बिलियन डॉलर की आपकी मार्केट कैप वेल्थ क्रिएट हो गई है। तो हिंदुस्तान में हम कहते हैं ना जी सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया का मोमेंट है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा भविष्य की ओर देखते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में जहां पर दाम लगाना चाहिए, जहां नजर रखनी चाहिए, जिसके बारे में जानकारी और पकड़ मजबूत रखनी चाहिए? देखिए कई चीज़ें होती हैं जो आपको बड़े ट्रेंड्स होते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मैं इस बार उदाहरण देता हूँ। जब जीपीएस आया तो सबसे पहले क्या हुआ, मैप्स की दुकानदारी बंद हो गई, मगर गूगल मैप्स ने आपका वे यू कम्युनिकेट चेंज कर दिया। एक बड़ा ट्रेंड था ये। जब इंटरनेट आया तो अमेज़ॉन बना, ट्रैवल एजेंट्स की दुकान बंद हुई, मिडिल मैन हट गया, ईमेल की वजह से आपकी कम्युनिकेशन चेंज हो गई। ये सेकंड वेव थी। फिर एक वेव आई जिसे हम बोलते हैं स्मार्टफोन वेव। हम सबके हाथ में अब स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के बाद हमने देखा तो उबराइजेशन ऑफ द इकॉनमी हैपेंड। इमेजिन करिए आप एक हिंदुस्तान में 2 ही बड़ी टैक्सी कंपनीज हैं, बॉम्बे की मैं बात कर सकता हूँ, ओला और उबर। आप अगर एक टैक्सी बुक करा रहे हैं बिना स्मार्टफोन के, आप करा सकते हैं उसको? आप नहीं करा सकते। तो उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। जोमेटो बिना स्मार्टफोन के चलेगा ही नहीं। फिर एक वेव आई सोशल मीडिया की वेव, जो आपकी इंस्टाग्राम वगैरह जिसकी वजह से क्रिएट हुआ। अब एक वेव आ रही है एआई की वेव। अब इस एआई आर्किटेक्चर में आपको जो भी कंपनी बेनिफिट होगी उस पर बैठ करिए। सेकेंड वेव आ रही है एनर्जी ट्रांजिशन की। आप अगर सोलर सिस्टम को देखें तो सन के सबसे करीब में मर्क्यूरी है, फिर वीनस है। तो गर्म कौन सा होना चाहिए? मर्क्यूरी। पर वीनस है। ऐसा क्यों है? कि वीनस के अंदर जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैस है वो डिफरेंट है। तो भारत जो अर्थ, जिसे हम अर्थ कहते हैं या फिर हम धरती बोलते हैं या फिर हमारा इकोसिस्टम है, वो गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशन। 50% ऑफ द कार्बन इमिशन 2 जगहों से आता है। नंबर 1 इज़ गैस, नंबर 1 इज़ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाली नस्लों में अगर ग्लोबल वार्मिंग आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गया, आई मीन इट्स अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टू ह्यूमन रेस। हम एक ट्रैप की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमें खुद कब्र खरीद रहे हैं, तो हमें स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो एनर्जी ट्रांजिशन, ईवी, इनके अंदर मुझे लगता है बड़ा होने वाला है। हम पर कैपिटा की बात करते हैं। पर कैपिटा बड़ा साधारण है। हिंदुस्तान की पर कैपिटा 2,500 है। हमने $14 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात करी। क्या हम 30-40 ट्रिलियन हो सकते हैं? होंगे। ये तो मैंने वेल्थ को उल्टा ऐड करके बताया, मगर इकॉनमी का साइज़ 4 ट्रिलियन से हम एक डेवलप्ड इकॉनमी अगर 2046 में होंगे तो डेवलप्ड इकॉनमी में अगर हमारी पर कैपिटा 2,000 से 10-12-15 हज़ार हो जाएगी, तो वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन आने वाला है। चौथा एक्सप्लोजन मुझे लगता है कि डिजिटल में आने वाला है। डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल और फिजिटल हो रही है, तो वहाँ पर एक्सप्लोजन आने वाला है। तो ये सब 3-4-5 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके अंदर एक बड़ा ही प्रॉफिट पूल क्रिएट होने वाला है। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी सवाल सर कि बाजार में आम तौर पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? हम सब सीखते रहते हैं, हम बाकी चीज़ें, लेकिन आप अपने अनुभव से बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे एक निवेशक को करने से बचना चाहिए और किस तरह का नज़रिया लेकर चलना चाहिए अब बाजार में? जैसे आपने कहा कि जो कोविड और कोविड के बाद का रन हमने देखा है, वैसा कुछ आपको अभी उस तरह की उम्मीद मत करिए, आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना होगा। तो उस लिहाज से क्या आप कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा आप शेयर बाज़ार में आए क्यों हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर के जैसे बिहेव ना करें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडर के जैसे बिहेव मत करें, विच इज़ हर घड़ी घड़ी प्राइस मत देखें और प्राइस लेवल्स ना देखें। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर, स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू नो। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए आपका पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं तो भैया क्या फ़र्क पड़ता है? लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता ही है, हमने देखा है, ये उदाहरण है ये। तो फिर नथिंग चेंजेस इन योर लाइफ। तो आराम से शाबासन करिए, चिंता मत करिए। मगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्टडी रहना पड़ेगा, आपको घड़ी घड़ी देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज़ बैड, वो आपका कॉल है, इंडिविजुअल कॉल। किसी को ट्रेडिंग सूट करती है, किसी को ट्रेडिंग सूट नहीं करती है। सभी बोलता है भाई 90% पीपल लूज मनी इन FNO, पर 10% तो कमा सकते हैं। हो सकता है आप उस 10 में हो, मैं यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा वो 10 में। मगर अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें। तीसरा, आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने से पहले आप 15 वेबसाइट पे जाएंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, तो स्टॉक लेने से पहले टिप पर मत जाए, एक थोड़ा तो समझिए। तीसरा, लंबी अवधि के लिए आप रहेंगे
तो इसके अंदर हमेशा हमने देखा अच्छी कंपनियों में इंडिया की ग्रोथ इतनी बढ़िया है प्रशांत की मीडियोकर कंपनीज विल ऑल्सो गिव रिटर्न्स एज लॉन्ग एज यू बाइंग देम विथ सम अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपके हाथ में ग्रेट कंपनीज हैं तो बड़े कंपाउंडर हो सकते हैं। तो जितनी लंबी अवधि के लिए आप आएंगे, देखिए अगर आप 1 साल से नीचे स्टॉक में डालते हैं तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज लेस देन 30%। 5 साल से ज़्यादा अगर आप डालते हैं चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज 80%। 10 साल से ज़्यादा अगर डालते हैं तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज़ मोर देन इज़ 100%। तो उसी नज़रिए से आइए कि लॉन्ग टर्म इक्विटी, अगर आप घर देखते हैं तो आप रोज़ थोड़ी भाव देखते हैं, आप थोड़ी देखते हैं कि मेरी ज्वेलरी का भाव क्या है। तो स्टॉक मार्केट में रोज़ भाव क्यों देखते हैं? तो आप ट्रेडर हैं, तो फिर ट्रेडर को ट्रेडर के हिसाब से चले, इन्वेस्टर के हिसाब से ना चले। द प्रॉब्लम इज एवरीबडी कम्स, दे थिंक दे आर इन्वेस्टर बट दे बिहेव लाइक ट्रेडर्स। वहीं पे फंस जाते हैं वो। जी हाँ, तो ये था हमारा खास शो निकुंज के निवेश मंत्र, जहां हमने बाजार के बेसिक समझे, निवेश के मोर्चे पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझा हमने। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में फर्क कितना होता है और क्यों ये फर्क बहुत मायने रखता है, क्यों इस सोच से ही बहुत कुछ बदल जाता है, ये भी हमने निकुंज सर से जाना। और इसके साथ ही भारत के इस पूरे शेयर बाजार पे आशावादी यानी ऑप्टिमिज्म जो नजरिया है वो क्यों होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच क्यों होनी चाहिए, उसे भी एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से समझने की कोशिश की। और इसके साथ ही दिग्गजों के निवेश मंत्र, उनके अनुभव, उनके तजुर्बों, सबको आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ संपन्नता, समृद्धि, रोशनी के इस पर्व में आगे बढ़ें, बेहतर बने, जहां भी जो कुछ कर रहे हैं उसमें और शानदार तरक्की पाएं, यही हमारी कामना है। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। शुभ दीपावली।